हेलो एवरीवन, दिस इज सैयदा हिबा लारेब और आप देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली आज दिन आ गया है जिसका हमने काफ़ी दिनों से डिस्कशन चल रही है और इंतज़ार भी था। आज साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड है, यानी कि हमें आज अपनी पहली फाइनलिस्ट टीम मिल जाएगी। तो आपके नज़दीक इंडिया किसके लिए रूट कर रही होगी, यानी कि इंडिया क्या चाह रही होगी कि आज कौन सी टीम जीते? मुझे लगता है इंडिया साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि हिस्ट्री रिपीट होती है, तो वो ऑब्वियसली आपको एक मेमोरीज रिकॉल होती है। और इस बार फिर जो है वो इंडिया चाह रहा होगा कि साउथ अफ्रीका ही सामने आए, नोइंग द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका एक तगड़ी टीम है, इट्स बेटर देन न्यूजीलैंड। लेकिन फिर भी जो है ना वो लोग कह रहे हो कि नहीं यार, मैच तगड़ा होना चाहिए। तो व्हाट इन माय ओपिनियन आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, द मेजोरिटी है वो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही होगी। न्यूजीलैंड के भी फैंस होंगे फॉर श्योर, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले खेल कर भी गया है, 5 सीरीज खेल कर गया है वहां पर, 5 मैचेस की सीरीज खेल कर गया है वहां पर। और इसके अलावा आप देखेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड की भी फैन फॉलोइंग अपनी होगी, लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका इज फेवरेट। ओके, तो आपको लगता है वैसे कि ये इंडिया इंग्लैंड जो है वो बैठकर आज का मैच देखेंगे? हाँ बिल्कुल देखेंगे भी, और देखना चाहिए भी। उसकी वजह ये है कि आपको पता चलता है कि लास्ट मोमेंट पे आके देखिए, पूरे टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज में टीम का बिहेवियर, प्लेयर्स का बिहेवियर एक डिफरेंट चीज होती है। लेकिन जैसे जैसे नॉकआउट स्टेज नजदीक आता है, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी ज्यादा खुलती हैं, ज्यादा पता चलती हैं। तो देखना चाहिए मैच, और देखेंगे भी। अब ये देखना है कि इंडियन टीम स्टेडियम में जाके मैच देखती है या अपने मतलब होटल रूम्स में देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, घरों में बैठकर देखते हैं। क्योंकि ये कि मैच देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको स्ट्रैटेजी पता चलती है, जो भी टीम जीतती है और उस साइड से भी जो भी टीम जीती है, तो उनके पास एक सिलेबस मौजूद होगा, एक होमवर्क मौजूद होगा कि अभी नॉकआउट सिचुएशन में किस तरह से परफॉर्म किया इन्होंने, क्या स्ट्रेटेजी है, कितनी एग्रेशन है, उसके हिसाब से हमें किस तरह से प्लान करना है। और ये तो अभी आप देखेंगे वर्ल्ड कप का मैच है ना, वर्ल्ड कप से पहले ही जो है ना, जो विनिंग टीम्स होती हैं, चैंपियन टीम्स होती हैं, वो देख रही होती हैं कि इस टीम में कौन नया लड़का आया है, वो किस तरह से। जिस तरह उस्मान तारिक की एग्जांपल है, आपने देखा कि इंडियन टीम ने उस पर काम किया हुआ था उसके आने से पहले ही, अभी उन्होंने उसको फेस तो नहीं किया था। लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका को तो इंडिया फेस कर भी चुका है, न्यूजीलैंड को भी कर चुका है, सीरीज खेल चुके हैं उनके साथ, तो वो उनको तजुर्बा है भी। और सेम गोज विद इंग्लैंड के, इंग्लैंड भी ऑब्वियसली फोकस करेगा कि किस प्लान के साथ आते हैं, किस माइंडसेट के साथ आते हैं, और किस तरह का मैच। एक तो मैच से एसोसिएशन होती है ना आपको, बट एक आपने जब खेलना होता है उनके खिलाफ, तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोकस, यानी कि उन्होंने देखना है कि हम किसके अगेंस्ट है और हमें हमारी स्ट्रेटेजी प्लान हमारा क्या होगा फिर इनके अगेंस्ट। एग्जैक्टली। ओके, तो मैच में सबसे पहली चीज होती है टॉस। तो टॉस कितना जरूरी है, यानी कि टॉस में आपके पास कितना कंट्रोल आ जाता है मैच? देखिए, टॉस में बहुत ज्यादा कंट्रोल आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका जो प्लान, देखिए मतलब 2 प्लान होते हैं इंसान के माइंड में, एक प्लान ए होता है, एक प्लान बी होता है। अगर सब कुछ आपकी फर्स्ट प्लान के अकॉर्डिंगली चल रहा हो, तो आपके लिए चीजें एग्जीक्यूट करना आसान हो जाती हैं। तो उसमें ये है कि जब जब आप टॉस जीत जाते हैं, स्पेशली जब आपकी, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ, अगर इंडिया की होम कंडीशंस होंगी और वो टॉस जीता, तो वो ज्यादा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम गोज विद साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। इन दोनों टीम्स के लिए भी इंडिया कोई अनोखी जगह नहीं है, यहाँ पे मैचेस खेल चुके हैं, इनको आइडिया है पिचेस का, ऐसा हर चीज का है। तो अगर वो टॉस जीतते हैं, तो वो उनका एक प्लान होगा जो कि वो पहले एग्जीक्यूट कर सकेंगे। उनको आइडिया होगा कि यार हमने पहले बैटिंग करनी है या हमने पहले बॉलिंग करनी है, तो हम इतने रन पे चेज कर लेंगे, हमारी ये एबिलिटी है, ये हमारी जो है वो स्ट्रेटेजी है, तो वो एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है, और डेफिनेटली जीतना भी आसान, मैच जीतना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जब ये इस तरह का मौसम होता है, मोस्टली जब भी आप वर्ल्ड कप के मैचेस या इस तरह के मैचेस देखते हैं, तो आपको उसमें पता होता है कि ड्यू का फैक्टर होता है और लाजमी होता है। अब कलकत्ता जो है वो बेसिकली एक बैटिंग पिच है, वहां पे अच्छे खासे रन आए हैं, हमारे प्लेयर्स ने भी बड़े बड़े रन मारे हैं। मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद शाहिद अफरीदी के बड़े काफी सारे रन हैं वहां पे। तो खैर ये है कि एक अच्छी पिच है, एक ट्रू पिच है, और यहाँ पर जो है वो आपके लिए बैटिंग करना आसान भी होगा, सेकंड इनिंग्स में और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आई थिंक जो भी टॉस जीता है वो प्रोबेबली चेस की तरफ जाएगा, तो वो आपके लिए फिर प्लान आसान हो जाता है एग्जीक्यूट करना। So of course toss has a very important role and it gives you the control towards the match. You are right about it. अच्छा, अब दोनों टीम्स जो है वो काफी हद तक अच्छा खेलती आई हैं, तो क्या लग रहा है कि कौन सी टीम जो है प्रेशर को बेटर हैंडल कर पाएगी, क्योंकि अब फाइनल की स्टेज आ रही है? अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका के कुछ रिकॉर्ड्स इस तरह के रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि नहीं यार, वो चोक कर जाते हैं, वो लास्ट में आके नहीं कर पाते हैं। एबिलिटी की कोई कमी नहीं है उनमें, ना उनमें कोई प्रेशर हैंडलिंग का कोई मसला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समटाइम्स
समटाइम्स या पता नहीं, आई डोंट नो कि लक ही उनकी साइड पे नहीं होती है कि वो जीतते जीतते भी पीछे रह जाते हैं एक कदम ना, तो वो थोड़ा मसला है उनका। आई डोंट नो व्हाई, किसका कोई उन्हें कोई वो क्या उनके साथ कोई ब्लैक चीज, ब्लैक मैजिक जुड़ा हुआ है, क्या चीज है कि वो हमेशा फंस जाते हैं वहां पे। लेकिन ये है कि दे हैव दैट इशू। तो अब उस लिहाज से मैं कह सकती हूँ कि हाँ, अगर वो इसको मतलब जिस तरह लास्ट टाइम भी उन्होंने इसको ओवरकम किया और वो आगे बढ़े, फाइनलिस्ट बने, तो इस बार भी अगर इसी तरह से कुछ कोई लक उनका उनकी साइड पर होती है तो स्किल्स की तो कोई कमी नहीं है। साउथ अफ्रीका बिल्कुल आपको नजर आ सकता है आगे, प्रेशर हैंडल करता हुआ, हर लिहाज से चीजों को कंट्रोल करता हुआ, बेहतर टीम है। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड इटसेल्फ बहुत एक अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं उसके अंदर और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो भी। तो प्रेशर का मसला दोनों ही टीम्स में नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा हिस्ट्री को देखते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका अपने चोकर्स के टैग को लेकर खुद फील कर सकता है कि यार हमसे नहीं होगा, और वो एकदम से शायद मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाने वाला काम ना हो जाए। बट आई थिंक ऐसा नहीं होगा, अच्छा मैच होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, हम 3 फैक्टर्स जो है मेन बात करते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम की स्ट्रेंथ, मतलब साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ क्या है और न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ किस में है? देखिए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि न्यूजीलैंड अपनी फील्डिंग की वजह से बहुत एक बेहतरीन टीम समझी जाती है। आप देखिए ग्लेन फिलिप्स उसके अंदर जब होता है तो वो कितना एक आउटस्टैंडिंग होता है। मैं बल्कि मेरे सामने ये मेंशन्ड भी है कि जितने भी इनके प्लेयर्स हैं, आई थिंक कि ये तीनों शोबों में बहुत बेहतरीन है। बट आई रेट मोर ओवर देयर बैटिंग। मैंने पर्सनली देखा है, जितने भी मैचेस कवर किए हैं न्यूजीलैंड के क्रिकेट खेलते हुए देखा है, उनकी मतलब वो कहते हैं फील्डिंग में ऐसे लगता है जैसे कोई सुपर पावर्स है इनके पास। बैटिंग भी उनकी अच्छी है और ये मतलब कलकत्ता ईडन गार्डन्स है भी ऐसी जगह के जहाँ पर आपको एक अच्छी बैटिंग सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीका अपनी जगह दोनों शोबों में बहुत स्ट्रांग है, अपनी फास्ट बॉलिंग को लेके भी, अपनी बैटिंग को लेके भी। क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर आप पहले भी मैचेस देखते हैं इंडिया में, आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी डोमिनेट भी करता हुआ नजर आया। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उनको अंदाजा नहीं है, स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन आई थिंक इफ आई रेट न्यूजीलैंड तो आई वुड से देयर फील्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, their bowling side is strong. And if I will talk about South Africa, तो मैं कहूंगी कि yes with the bowling उनकी बैटिंग भी अच्छी है, but I give more numbers to New Zealand over their फील्डिंग। फील्डिंग इतनी अच्छी है उनकी कि वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो वो कंट्रोल करेंगे को। और साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग की बात करें तो उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। मिलर है उनके पास आप देखेंगे क्विंटन डिकॉक है, अच्छी बॉलिंग है। लेकिन ये है कि अगेन फास्ट बॉलर भी तगड़े हैं उनके। दोनों टीम्स में मतलब सीरियसली मुझे जवाब देना नहीं आ रहा है इसका। दोनों शोबों में, तीनों शोबों में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स है। ओके, सो अगर आपको क्या लगता है कि आज की साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में कौन कौन होना चाहिए? साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में देखिए जी, मैं तो कहूंगी कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएं जो इनकी लास्ट टाइम थी, क्योंकि वो अच्छी थी। एक तो उसमें जीते भी और दूसरा एक टीम सेट हो चुकी है, उसको चेंज तो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि लेट्स टॉक अबाउट के मार्करम, क्विंटन डिकॉक, रिकल्टन, ब्रेविस, मिलर, स्टब्स, लिंडे, और उसके बाद ये कॉर्बिन बॉश, नॉर्के, मफाका, लोंगिनिगिरी। मतलब सब ये वही लोग हैं कि जो एक बेस्ट प्लेइंग 11 बनाते हैं। और इसके अलावा और मतलब कि जिस तरह से मतलब मैं बता रही हूँ कि वहां पर स्पिन कंडीशंस नहीं है, श्रीलंका नहीं है, तो वहां पर आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट टीम। एंड सेम गोज विद न्यूजीलैंड के, इनको भी अपनी एक अच्छी प्लेइंग 11 जो उनकी पहले बन चुकी है उसी के साथ चलना चाहिए। बट ये है कि फॉर मी आई कैन गो विद टिम साइफर्ट, फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, चैपमैन, डैरल मिचेल, उसके बाद कॉल मैकॉन्ची, जेम्स निशाम, काइली जेमिसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, वही सेम लोग। मतलब परफेक्ट प्लेइंग 11 की जा रही है। तो आई थिंक दिस शुड बी द प्लेइंग 11, क्योंकि एक तो टीम का कॉम्बिनेशन बन चुका है, दूसरा ये है कि आपको स्पिनर आपके पास इतने तगड़े हैं भी नहीं, एक्सेप्ट दैट कि अगर आप सैंटनर की बात करते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग है। बट ये है कि स्टिल आई वुड से कि कंडीशंस ऐसी हैं कि वो फास्ट बॉलिंग को, बैटिंग को सपोर्ट करेंगी। तो वहां पे जाके जो है वो आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन आर गुड। तो यानी कि आज जो है बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग को देखें तो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का जो ये कंपटीशन होने वाला है, आज का मैच बहुत तगड़ा होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। यस, थैंक यू सो मच मीरा फॉर योर टाइम। यू वेलकम।
आप लोग हमें जरूर कमेंट्स में बताएं कि आज के मैच के लिए आप लोगों की फेवरेट प्लेइंग 11 क्या है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।